हम लोगों की जो रिवीजन क्लास चल रही है उसमें हम लोग इस टाइम बंगाल शैली और बंगाल शैली के जुड़े हुए जो कलाकार हैं उनसे संबंधित जो कलाकार हैं उन्हीं को पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो है बी क्लास में करवाया जा रहा है। तो देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने आज का दिख रहा है, राम किंकर का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? राम किंकर का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? ये देखिए दो बार एग्जाम में पूछा गया है, एक बार टीजीटी 2004 में और एक बार पीजीटी 2011 में। मतलब ऐसे जो इम्पोर्टेंट कलाकार होते हैं और उनकी जो इम्पोर्टेंट कृतियां होती हैं वो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी का हो, टीजीटी पीजीटी का हो, चाहे जो है आपका क्या कहते हैं लोक सेवा आयोग जो करवाते हैं एलटी और प्रवक्ता का। उसके अलावा अदर स्टेट मतलब हर जगह पे वही चीज घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होता है, राम किंकर का सबसे प्रसिद्ध कार्य जो है, इसका जो राइट आंसर होता है संथाल परिवार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुर्गी के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? मुर्गी के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? तो ये भी आपका राम किंकर बैज का रहता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन एक मूर्तिकार है? निम्न में से कौन एक मूर्तिकार है? दिए गए ऑप्शन में तैयब मेहता, सैयद हैदर रजा, जामिनी राय और राम किंकर में से राम किंकर जो है मूर्तिकार होते हैं, बाकी लोग चित्रकार रहते हैं। इनमें से कौन मूर्तिकार है? तो राम किंकर बैज जो है मूर्तिकार रहते हैं। अगला देखिए, संथाल फैमिली का मूर्तिकार कौन है? तो संथाल फैमिली जो है किसने बनाया है? राम किंकर बैज ने बनाया है। प्रसिद्ध मूर्ति है संथाल परिवार। प्रसिद्ध मूर्ति है क्या? संथाल परिवार की रचनाकार हैं कौन है भैया? राम किंकर बैज हैं। देखिए बार बार वही प्रश्न आ रहा है, हम चाहते तो एक ही बार रखते लेकिन बार बार इसीलिए रख रहे हैं कि इस प्रश्न को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपके माइंड में भी बार बार पढ़ने से क्या होगा, याद रहेगा, बैठ जाएगा। इसीलिए हम इस प्रश्न को जितनी बार पूछा गया है लगभग उतनी बार आपके बीच में लाने का प्रयास किए हैं, बल्कि हम कम ही लाए हैं, इससे भी ज्यादा पूछा गया है। तो संथाल परिवार किसका है? राम किंकर बैज का हो जाता है। अगला देखिए, फिर से पूछा जा रहा है कि संथाल परिवार नामक मूर्ति शिल्प किसके द्वारा बनाई गई है? तो राम किंकर बैज के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। फिर देखिए, संथाल फैमिली जो मूर्ति है का चित्रकार कौन है? वैसे मूर्ति तो मूर्तिकार बनाता है, लेकिन यहाँ पे चित्रकार पूछा जा रहा है। तो राम किंकर बैज जो रहते हैं वो मूर्तिकार के साथ साथ चित्रकार भी रहते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं समझना है कि यहाँ पे चित्रकार पूछा जा रहा है तो हम कैसे बताएं। तो हमें जो है इस मूर्ति के बारे में ध्यान रखना है कि संथाल फैमिली जो मूर्ति है वो किसने बनाया है? तो राम किंकर बैज ने बनाया है। मेरी आवाज प्रॉपर जा रही है? एक्चुअली मुझे कई दिनों से जी कई दिनों से जुकाम चल रहा है, तो फिर भी उम्मीद करते हैं कि आप हमें सुन पा रहे होंगे। राम किंकर बैज थे, राम किंकर बैज क्या थे? तो मुख्य रूप से ये मूर्तिकार रहते हैं, उसके साथ साथ ये चित्रकार भी होते हैं। निम्न में से कौन एक मूर्तिकार भी है? यानी चित्रकार है उसके साथ मूर्तिकार भी है, तो राम किंकर बैज इसके क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। ये जो है चित्रकार और मूर्तिकार दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पे मूर्तिकार पूछा जा रहा है और मुख्य रूप से ये मूर्ति कला के लिए ही प्रसिद्ध रहते हैं, मूर्तिकार के रूप में ही जाने जाते हैं। चलिए अगला देखिए, राम किंकर बैज द्वारा निर्मित शीर्षक है संथाल परिवार की मूर्ति में निम्न में से किस जानवर को दिखाया गया है? तो इसमें संथाल परिवार में महिला के साथ किसको दिखाया गया है? कुत्ता को दिखाया गया है। मूर्ति शिल्प है संथाल परिवार में कितनी मानव आकृतियां दर्शाई गई हैं? तो इसमें कुल 4 मानव आकृतियों को बनाया गया है, दिखाया गया है, जिसमें संथाल परिवार में। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली, भारतीय रिजर्व बैंक कहाँ है? नई दिल्ली में है स्थित। यक्षयक्षिणी स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित की गई है? यानी जो यक्षयक्षिणी मूर्ति है कहाँ पे बनी है? भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली में। ये किसने बनाया है, किसके द्वारा स्थापित किया गया, ये आपको बताना है।
तो राम किंकर बैज इसके जो है राइट आंसर हो जाते हैं। वे कौन थे भारतीय मूर्तिकार जिन्होंने अपने मूर्ति शिल्प में अपने ही जनजातीय जीवन को दर्शित किया है? आई होप कि ये भी क्लास हो चुकी थी क्या, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे अपने शब्द को काट दीजिए, ज्यादा छाप दिया है। ये भी जो है राम किंकर बैज होते हैं, राम किंकर बैज होते हैं। खैर चलिए, अभी क्लास स्टार्ट हो गई है तो मैं इसको दोबारा से करवा दे रहा हूँ। इसके आगे का जो आज की क्लास करवाना था वो भी मैं आज ही करवाऊंगा, लेकिन इसको आप देख लीजिए एक बार। निम्न में से राम किंकर बैज द्वारा निर्मित शिल्प संथाल परिवार का माध्यम क्या है? तो इन्होंने कंक्रीट माध्यम में संथाल परिवार को बनाया है। राम किंकर बैज ने किसमें मूर्ति शिल्प नहीं बनाया है? तो इन्होंने कंक्रीट में, पत्थर में, ठीक ना, मिट्टी में बनाया है, जबकि फाइबर ग्लास में इन्होंने मूर्ति शिल्प नहीं बनाया है। टैगोर का व्यक्ति चित्र किसने बनाया है? टैगोर का व्यक्ति चित्र किसने बनाया है? राम किंकर बैज ने बनाया है। निम्न में से किसके द्वारा कांस्य मूर्तियां भी निर्मित की गई हैं? तो सोमनाथ होर के द्वारा जो है कांस्य मूर्तियां भी निर्मित की जाती है। जख्म नामक शीर्षक कृति के रचनाकार कौन है? सोमनाथ होर है। सोमनाथ होर संबंधित थे, किससे संबंधित थे? प्रिंट मेकिंग की कला से संबंधित थे। निम्न में से प्रिंट मेकर हैं कौन है? सोमनाथ होर जो है प्रिंट मेकर है। सोमनाथ होर द्वारा निर्मित छापचित्र शीर्षक बच्चे का तकनीक क्या है? तो इसको इन्होंने एचिंग एवं एक्वा टिंट में बनाया है। बीसी सान्याल, बीसी सान्याल कौन थे? बीसी सान्याल चित्रकार थे, भावेश चंद्र सान्याल। दिल्ली शिल्पी चक्र के प्रमुख संस्थापक कौन थे? बीसी सान्याल रहते हैं, भावेश चंद्र सान्याल रहते हैं। निम्न कथन किनका है? मुझे केवल एक बात कहनी है और वह यह है कि हमेशा अपने सिद्धांत का उपदेश देते रहने की चेष्टा न करो, बल्कि करो वह कि प्रेम से अपने आप को ही दे डालो। ये बात रविन्द्रनाथ टैगोर यानी ठाकुर जी ने कहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं होती है? तो ये चित्रकार, कवि, कहानीकार होते हैं, जबकि मूर्तिकार नहीं होते हैं। विचित्र क्लब की स्थापना कब हुई थी? विचित्र क्लब की स्थापना कब हुई थी? ये 1915 में हुई थी। प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के 17वें पड़ाव पर आकर किसे अपनाया था? तो उन्होंने चित्रकारी अपनाया था। निम्न में से रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित चित्र महिला मुख किस माध्यम में बना है? तो इन्होंने इंक माध्यम में बनाया है महिला मुख को। एक कवि कलाकार जिनकी कर्म भूमि शांति निकेतन है कौन है? एक कवि कलाकार, वैसे शांति निकेतन में नंदलाल बोस भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कवि चित्रकार, कवि कलाकार तो कौन होते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर होते हैं, कवि भी होते हैं, चित्रकार भी होते हैं। उनकी कर्म भूमि शांति निकेतन होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है का आत्मचित्र यूरोपीय आधुनिक कला के किस वाद से प्रभावित है? तो ये अति अथार्थवाद से प्रभावित रहता है इनका चित्र। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के जो चित्र होते हैं वो आधुनिक विमूर्त शैली के होते हैं, आधुनिक विमूर्त शैली के होते हैं। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना जो है 1919 में होती है। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था, ये आप लोगों को पता होगा भाई। रविन्द्रनाथ टैगोर किस चित्र शैली से संबद्ध थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, यहाँ पे देखिए लिखा नहीं है, यहाँ पे आधुनिक होना चाहिए, ठीक है, ये आधुनिक से संबंधित रहते हैं। यहाँ पे सभी ऑप्शन गलत है, तो आयोग जो है इस प्रश्न को अपने मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस शैली के हैं? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आधुनिक शैली। प्रसिद्ध चित्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो कब मिला था? 1913 में मिला था। नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था।
वह कौन महान भारतीय कलाकार है जिसने प्राचीनता व नवीनता का मिश्रण कर आधुनिक कला को जन्म दिया? प्राचीनता और नवीनता को मिश्रण करके आधुनिक कला को जन्म देने वाले कलाकार होते हैं R N टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर। कौन सा चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित था? तो जामिनी राय लोक चित्रों से प्रभावित रहते हैं। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है? तो कौन है? जामिनी राय होते हैं। निम्न में से कौन सा कलाकार भारतीय लोक कला से प्रभावित है? तो जामिनी राय, इन्हीं का नाम रहता है क्या? यामिनी राय भी रहता है, ठीक है। यामिनी राय कहिए या जामिनी राय कहिए, बात इसकी है, लेकिन एग्जाम में जामिनी राय के नाम से इनको प्रश्न में पूछा गया है। वह कलाकार जिसने लोक कला को अपने चित्रण शैली के रूप में अपनाया, किसे अपनाया? जामिनी राय ने अपनाया। निम्न में से किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया? तो बंगाल की जो पटुआ कला थी, वहाँ की जो लोक कला थी, उसको जामिनी राय ने अपने चित्रों के माध्यम में अपनाने का काम किया है। जामिनी राय की कला में प्रयुक्त आकार है कैसे हैं? तो जामिनी राय जो है लोक कला से प्रेरित चित्रों को बनाए हैं, तो ये इनका जो है लोक कला प्रेरित आकार हो जाएगा। जामिनी राय का जन्म कब हुआ था? 1887 में, 1887 में। असंबद्ध चित्रकार का नाम बताना है, इसमें कौन होगा? देखिए, जामिनी राय, राम कुमार, के.एस. कुलकर्णी और बी प्रभा में से वैसे होना तो चाहिए बी प्रभा, क्योंकि जामिनी राय, राम कुमार, के.एस. कुलकर्णी सभी लोग जो रहते हैं, इनमें से बी प्रभा जो है लोक कला से संबंधित है, यानी इनके चित्र जो है लोक कला से संबंधित नहीं होते हैं, ये लोक कलाकार नहीं होते हैं, बाकी सभी लोग लोक कलाकार होते हैं। लेकिन फिर भी इस प्रश्न का जो उत्तर माना गया है आयोग के द्वारा, शायद जामिनी राय ही माना गया है ना। वैसे मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर बी प्रभा होना चाहिए था। कालीघाट के चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार है? कालीघाट के चित्रों से जामिनी राय प्रभावित रहते हैं। संथाल महिला किस चित्रकार की कलाकृति है? तो हमने आपको बताया था संथाल परिवार है, और मुर्गी के साथ संथाल, संथाल फैमिली, ये सब राम किंकर ने बनाया है। संथाल महिला जो है जामिनी राय ने बनाया है। संथाल महिला पुरुष, संथाल स्त्रियां, संथाल कन्याएं, संथाल बालाएं, ऐसा आता है तो कौन बनाते हैं? वो जो है नंदलाल बोस बनाते हैं। और एक और प्रश्न बनता है, संथाल उत्सव, संथाल उत्सव जो है तैयब मेहता के द्वारा बनाया रहता है। तो इन सबको भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। भारत का पिकासो किसको कहा जाता है? तो भारत का पिकासो जो है इस प्रश्न के अनुसार जामिनी राय को कहा जाता है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि भारत का पिकासो किसे कहा जाता है, तो M.F. हुसैन को, मकबूल फिदा हुसैन को कहा जाता है। उनको हुसैन के बराबर माना जाता है। उनके चित्रों की प्रदर्शनी जो है पिकासो के साथ हुई थी, और उन्होंने लास्ट सफर यानी अंतिम भोज नामक चित्र बनाया है, जो कि पिकासो ने भी, पिकासो ने विंची ने बनाया है, सॉरी विंची बनाया है। उनके चित्रों की प्रदर्शनी जो है पिकासो के साथ होती है, इसलिए उनको पिकासो के बराबर माना जाता है। लेकिन इस प्रश्न के अनुसार भारत का पिकासो जामिनी राय को माना जाएगा। कालीघाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा बने? तो जामिनी राय के चित्रों की प्रेरणा बनते हैं कालीघाट के चित्र। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया था? तो जामिनी राय ने अपने चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किया है। जामिनी राय ने किस चित्र शैली से प्रेरणा ली थी? तो काली घाट के पट चित्रों से उन्होंने प्रेरणा लिया था। आधुनिक चित्रकार जामिनी राय की चित्रकला कौन सी चित्र विधा से प्रेरित है? तो काली घाट का जो पट पट चित्र है, उससे जो है उनके चित्र प्रेरित रहते हैं। काली घाट के चित्र बने हैं, कैसे बने हैं? तो धार्मिक चित्र बने हैं। जामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? तो जामिनी राय की पेंटिंग ज्यादातर टेम्परा माध्यम में बनी है, और उन्होंने कुछ जो है
चित्रों को ऑयल में भी बनाया है, तैल रंग में बनाया है, लेकिन यहाँ पे जो पूछा जा रहा है इसका राइट आंसर टेम्परा ही होगा। जामिनी राय की तीन पुजारिन चित्र किस माध्यम में बनाई गई है? तो ये भी टेम्परा माध्यम में बनाया गया है। जामिनी राय का चित्र है तीन पुजारिन, इसका माध्यम जो है पूछा गया है, तो ये टेम्परा, हाँ सॉरी, टेम्परा होना चाहिए। थोड़ा एक मिनट रुक जाएगा आप लोग, ये टेम्परा यहाँ पे दिया है, टेम्परा में बना हुआ है। बंगाल लोक कला से प्रेरित जामिनी राय का चित्र तीन पुजारिन किस माध्यम में बना है? तो ये जो है टेम्परा रंग में बना है। जामिनी राय की प्रसिद्ध कृति माँ एवं शिशु चित्र का माध्यम क्या है, ये आपको बताना है। तो ये कैनवास पर तैल रंग होता है, कैनवास पर तैल रंग होता है। ये देखिए तैल में है, इसीलिए इसको पूछा गया है, क्योंकि जामिनी राय टेम्परा में काम करते हैं, टेम्परा किए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने तैल चित्रण भी बनाए हैं। तो उनका जो प्रसिद्ध चित्र है तैल वाला माँ एवं शिशु, इसीलिए इसको पूछा गया है। इसका एक और उन्होंने बनाया है, माँ और बच्चा, ठीक ना, माँ और बच्चा, वो जो है टेम्परा में बना है, लेकिन माँ एवं शिशु जो है ये तैल में बना है। तो इसको आप ऐसे ही तैल याद रखिएगा कि माँ एवं शिशु तैल में बना है। ये जब भी पूछा जाएगा तैल में ही शायद पूछा जाएगा। पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? तो पटुआ चित्र जो है काली घाट से संबंधित रहता है। बंगाल की लोक कला बंगाल की लोक कला जी.एन. टैगोर, गगनेन्द्र नाथ टैगोर की चित्रकला में कैसी दिखाई देती है? तो कैसी दिखाई देती है? घनवादी दिखाई देती है। भारत के प्रथम घनवादी कलाकार भी जी.एन. टैगोर यानी गगनेन्द्र नाथ टैगोर होते हैं। स्टेला क्रैमरिस ने किस कलाकार को भारतीय घनवादी चित्रकार कहा है? तो स्टेला क्रैमरिस ने गगनेन्द्र नाथ टैगोर को प्रथम भारतीय घनवादी चित्रकार बताया है। स्टेला क्रैमरिस ने किस कलाकार को भारतीय घनवादी कलाकार कहा है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है गगनेन्द्र नाथ टैगोर, और हर बार अलग अलग परीक्षा में पूछा गया। ये देखिए राजस्थान का प्रवक्ता का परीक्षा है 2013 का। कौन सा चित्र कौन से चित्रकार को भारतीय घनवादी चित्रकार कहा जाता है? तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर को भारतीय घनवादी चित्रकार कहा जाता है। भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार थे, भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार कह रहा है, तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर ही प्रथम भारतीय घनवादी चित्रकार माने जाते हैं। निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिन्होंने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया है। तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने बंगाल शैली से भिन्न में काम किया है। बंगाल शैली की जो मेन पहचान होती है वो जल रंग वास पद्धति होती है, और इन्होंने घनवादी चित्रों को बनाया है, हाँ, स्याही रंगों से बनाने का काम किया है। तो ये जो है बंगाल शैली से अलग हो जाते हैं। गगनेन्द्र नाथ टैगोर किस भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है? तो ये जो है घनवाद से, भारत के घनवाद से इनका संबंध रहता है। गगनेन्द्र नाथ टैगोर किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे? घनवाद से संबंधित थे। गगनेन्द्र नाथ टैगोर की चित्रकला निम्न में से किस कला शैली का प्रभाव है? तो कैसी है भाई? घनवाद है। इसने हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण किया था। तो जो घनवादी चित्र है वो हास्य व्यंग चित्र होते हैं, और गगनेन्द्र नाथ के द्वारा जो है हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण किया गया था। ये वाली क्लास कल हो चुकी थी, लेकिन यही पीडीएफ लग गया आज, तो हमने दोबारा से इसको आपके सामने करवा दिया। खैर, हम जो है अभी आज की जो क्लास होनी थी उसको भी अभी करवा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा, हम लोग की जो क्लास चल रही है वो बंगाल शैली और कलाकारों से संबंधित जो है चल रही है। तो बंगाल शैली तो हो ही गया था, कलाकार चल रहे हैं, तो बंगाल शैली के भी कलाकार होंगे और आधुनिक भी कलाकार होंगे, उसी से संबंधित है। इस आज की क्लास में हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिएगा किस चित्रकार ने प्रथम व्यंग चित्र बनाया? किस चित्रकार ने प्रथम व्यंग चित्र बनाया? तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने प्रथम व्यंग चित्र बनाया। और ये जो है कैसे कलाकार है? तो घनवादी कलाकार है, बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम करने वाले कलाकार है। चलिए आगे देखते हैं।
गगनेंद्र नाथ टैगोर के घनवादी चित्र किस तकनीक के थे? अभी हमने आपको बताया कि उन्होंने जो घनवादी शैली में चित्र बनाया है उसकी तकनीक क्या थी? स्याही रेखा चित्र। ठीक है, स्याही रेखा चित्र से इन्होंने घनवादी चित्रों को बनाने का काम किया है। इसने गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा अ क्यूबिस्ट सिटी को किस माध्यम से चित्रित किया गया है? गगनेंद्र नाथ टैगोर को सॉरी गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा अ क्यूबिस्ट सिटी को किस माध्यम में चित्रित किया गया है? तो ये देखिए इनका बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है और इसको इन्होंने कोलाज माध्यम में बनाया है। इसमें बनाया है कोलाज माध्यम में बना। ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए हैं? ईसा के जीवन पर आधारित चित्र को किस कलाकार ने बनाया है? तो देखिए वैसे तो जामनी राय ने भी बनाया है, लेकिन यहाँ पे गगनेंद्र नाथ टैगोर ने भी बनाया है। जामनी राय से पहले जो है इनका नाम आता है, तो यहाँ पे राइट आंसर गगनेंद्र नाथ टैगोर होगा। अच्छा एक मिनट, इससे पहले वाला जो प्रश्न था ये देखिए, गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा अ क्यूबिस्ट सिटी को किस माध्यम से चित्रित किया गया है? तो यहाँ पे लिखा गया है कोलाज। और आप लोगों को पता होगा कि कोलाज के जो आविष्कारक हैं वो पिकासो एवं ब्राक होते हैं। ठीक है, जॉर्ज ब्राक एवं पिकासो होते हैं और इनका संबंध किससे रहता है? घनवाद से रहता है। ठीक है, घनवाद से रहता है। तो अगर ऑप्शन में आपके यहाँ पे कोलाज नहीं रहेगा, घनवाद रहेगा, तो भी आप इसको राइट है समझेंगे, इसका उत्तर घनवाद देंगे। और घनवाद की जगह पे यहाँ पे कोलाज लिखा है, तो भी इसका राइट आंसर आप क्या बताएंगे? कोलाज बताएंगे। बात समझ में आई? यानी घनवाद से ही सब कोलाज की शुरुआत होती है। और कोलाज का प्रयोग जो होता है या जो भी करता है वो कलाकार कैसे कहलाते हैं? धनवादी कलाकार कहलाते हैं। तो परीक्षा में ऐसे ही थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाता है। आपको पता रहेगा कि ये घनवादी चित्र है, घनवाद शैली में बना है, लेकिन इसका माध्यम जब पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? कोलाज बताएंगे। कोलाज माध्यम में बना है। और किस शैली का चित्र है? तो घनवाद शैली का चित्र है। घनवाद से में जो है बनाया गया है। यहाँ पे ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। चलिए अगला देखते हैं। अवनींद्र नाथ ठाकुर यानी अवनींद्र नाथ टैगोर के शिष्यों में कौन नहीं है? अवनींद्र नाथ टैगोर के ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? तो देवी प्रसाद राय चौधरी, नंदलाल बोस, एल सेन यानी ललित मोहन सेन और गोपाल घोष में से गोपाल घोष जो रहते हैं ये इनके शिष्य नहीं रहते हैं। गोपाल घोष की भी दीक्षा शिक्षा जो है कलकत्ता कला विद्यालय से होती है, लेकिन ये अवनींद्र नाथ टैगोर के शिष्य नहीं होते हैं। शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को किसने चित्रित किया है? तो शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रकारों को विनोद बिहारी मुखर्जी ने चित्रित किया है। पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार और भित्ति चित्रकार को पहचानिए जिसने कला भवन के छात्रा आवास के छत पर वीरभूमि के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनोद बिहारी मुखर्जी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कैलीग्राफी का प्रयोग चित्रण में किया है? निम्नलिखित में से किसने कैलीग्राफी का चित्रण सॉरी कैलीग्राफी का प्रयोग चित्रण में किया है? तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने अपने चित्रों में कैलीग्राफी का भी प्रयोग किया है। कैलीग्राफी का मतलब सुंदर लेखन, सुंदर आलेखन को क्या कहते हैं? कैलीग्राफी कहते हैं। ऐसे भी एग्जाम में मिलेगा आपको देखने को कि कैलीग्राफी क्या है या किसे कहते हैं। तो सुंदर हस्तलेखन को क्या कहते हैं? कैलीग्राफी कहते हैं। उस कलाकार का नाम लिखिए जो शांति निकेतन के हिंदी भवन में स्थित भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो विनोद बिहारी मुखर्जी हो जाएंगे। इनमें से विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा निर्मित है इनमें से विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा निर्मित सर्वाधिक भित्ति चित्र किस विश्वविद्यालय में बनाए गए हैं? तो सबको पता है कि शांति निकेतन का जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है उसमें इसके कला भवन की भित्तियों पर शांति निकेतन ने शांति निकेतन में विनोद बिहारी मुखर्जी ने ढेर सारे भित्ति चित्रों को बनाने का काम किया है। प्रसिद्ध चित्र है वृक्ष प्रेमी जिसको
दी ट्री लवर भी कहा जाता है, ये किसकी है? तो ये भी विनोद बिहारी मुखर्जी की है। वृक्ष प्रेमी या दी ट्री लवर किसकी रचना है, किसने बनाया है? तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाया है। अगला देखिए, उस चित्रकार का नाम लिखिए जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखा। तो विनोद बिहारी जो है अंधे थे, उसके बाद भी इन्होंने ढेर सारे चित्रों का निर्माण किया है, तो इसका राइट आंसर विनोद बिहारी मुखर्जी हो जाते हैं। फ्रेस्को ब्रूनो पद्धति में लाइफ ऑफ मेडिवल सेंट, लाइफ ऑफ मेडिवल सेंट मध्यकालीन सॉरी मध्य काल के संतों का जीवन, हाँ, किसने जो है चित्रित किया है? तो किसने किया है? विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया है। कहाँ किया है? शांति निकेतन की कला भवन की दीवारों पे किया है। और ये फ्रेस्को ब्रूनो किसे कहते हैं? तो गीली भित्ति पे, गीली दीवार पे जो चित्र बनाए जाते हैं उसको फ्रेस्को ब्रूनो कहते हैं। और अगर फ्रेस्को फ्रेस्को पूछेगा, हाँ, यहाँ ब्रूनो की जगह पे अगर फ्रेस्को लिखा होता, शेस्को, ठीक ना, तो ये क्या हो जाता है? सूखी भित्ति हो जाती है, ठीक ना, तो ये सूखी भित्ति हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ब्रूनो कहा है, तो ये यानी विनोद बिहारी मुखर्जी ने जो लाइफ ऑफ मेडिवल सेंट बनाया है, तो अगर पूछा जाए किस माध्यम में बनाया है, तो ये फ्रेस्को ब्रूनो आप याद रखेंगे, यानी कि इन्होंने इसको जो है गीली सतह पे बनाया है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित थे, अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित थे किससे? ये भी बंगाल शैली के कलाकार रहते हैं, बंगाल शैली से संबंधित रहते हैं। खान बहादुर की पदवी किस चित्रकार को मिली थी? तो खान बहादुर की पदवी जो है ए आर चुगताई यानी अब्दुल रहमान चुगताई को मिली थी, खान बहादुर की पदवी। अगला देखिए, वास तकनीक के अग्रणी चित्रकार थे, वास तकनीक के अग्रणी चित्रकार थे। वैसे इस प्रश्न का उत्तर तो अवनींद्र नाथ टैगोर होना चाहिए, अग्रणी चित्रकार पूछ रहा है, लेकिन दिए गए ऑप्शन के अनुसार इसमें से जो अब्दुल रहमान चुगताई है यही वास पद्धति के कलाकार है, तो यही जो है अग्रणी कलाकार वास तकनीक के माने जाएंगे। वास चित्रण का प्रमुख चित्रकार था, वास चित्रण का प्रमुख चित्रकार था, कौन था? अब्दुल रहमान चुगताई था। देखिए बाकी जो नाम दिए गए हैं वो सभी मुगल काल के चित्रकार हैं, और किसके समय के? अकबर के समय के, दसवंत, बसावन और खान खाना, यानी अब्दुल रहीम खान खाना, ये सभी मुगल काल के चित्रकार हैं, जबकि अब्दुल रहमान चुगताई जो है ये बंगाल शैली के चित्रकार हैं, वास पद्धति के चित्रकार हैं। निम्न में से कौन सी अब्दुल रहमान चुगताई द्वारा निर्मित चित्र राधिका की तकनीक है? तो इन्होंने राधिका को एक्रेलिक माध्यम में बनाया है। किसने बनाया है? राधिका नामक चित्र एक्रेलिक माध्यम में बनाया है। किसने बनाया है? अब्दुल रहमान चुगताई ने बनाया है। किस कलाकार ने दिल्ली के उकील बंधुओं से वास तकनीक सीखी? दिल्ली के उकील बंधुओं से वास तकनीक सीखी। तो अब्दुल रहमान चुगताई होते हैं जिन्होंने दिल्ली में उकील बंधुओं से वास पद्धति सीखी थी, वास की चित्रकला सीखी थी। तो एक बात आपको और यहाँ से निकल के आता है कि उकील बंधु जो है शारदा चरण उकील, वरदा उकील, रनोदा उकील, ठीक ना, तो ये भी किसके थे? वास पद्धति के कलाकार थे, ठीक ना, वास पद्धति के या वास तकनीक के कलाकार थे, ठीक ना। और ये जो है कहाँ पे शारदा चरण उकील या उकील बंधु जो है किस कला विद्यालय से संबंधित थे? तो दिल्ली, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है दिल्ली। तो एक ही प्रश्न से आपके दो तीन प्रश्न जो है तैयार हो जाएंगे। इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? यानी सभी लोग बंगाल के होंगे, कोई एक ऐसा होगा जो बंगाल शैली का चित्रकार नहीं होगा। तो शारदा उकील बंगाल शैली के, सुधीर खासगी बंगाल शैली के, मुकुल चंद्र देव बंगाल शैली के, ईश्वरी प्रसाद जो है ये बंगाल के नहीं है, ये कहाँ के हैं? ये कंपनी शैली के है, कंपनी शैली की है। और कंपनी शैली का केंद्र उन्द्र सब पता ही होगा। तो कंपनी शैली का जो केंद्र होता है वो पटना होता है। कंपनी शैली जल रंग के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ईश्वरी प्रसाद जो है बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है, इसका राइट आंसर यही होगा। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में उप
प्राचार्य पद पर रहते हुए किस चित्रकार ने बंगाल स्कूल का व्यापक व्यापक जो है प्रचार किया? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट ये कहाँ है? तो ये जो है आपका जयपुर में है। ठीक है, जयपुर राजस्थान में है, तो इससे आप समझ जाएंगे कि जयपुर में उप प्राचार्य रहते हुए किसने जो है बंगाल शैली का प्रचार प्रसार किया था? तो शैलेंद्र नाथ डे का नाम आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, शैलेंद्र नाथ डे। तो इसके राइट आंसर कौन हो जाएंगे? शैलेंद्र नाथ डे हो जाएंगे। एक अकादमिक शैली का कलाकार है, अकादमिक शैली का कलाकार है भारत में जो कला विद्यालय खोले गए उनमें से जो लखनऊ कला विद्यालय है, लखनऊ का जो कला विद्यालय है उसको अकादमिक जो है विद्यालय अकादमिक शैली के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ से कौन सा कलाकार संबंधित है ये बात आपको बतानी है। तो देखिए शैलेंद्र नाथ डे, क्षितिज नाथ मजूमदार, असित कुमार हलदार ये सभी बंगाल स्कूल से संबंधित है, लेकिन ललित मोहन सेन जो है इनका संबंध लखनऊ कला विद्यालय यानी अकादमिक शैली से रहता है। बस थोड़े से घुमा फिरा के पूछ लेगा और जो है बताता है, लेकिन यहाँ पे अकादमिक शैली का मतलब सीधे सीधे आप जानिए कि लखनऊ कला विद्यालय, लखनऊ कला महाविद्यालय या विद्यालय, गवर्नमेंट कॉलेज आर्ट्स एंड क्राफ्ट ऐसे करके ये भी नाम है, इसको आप ध्यान रखिए। ललित मोहन सेन अकादमी शैली के कलाकार रहते हैं। अगला देखते हैं, प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणिकर निम्न में से किस ललित कला विद्यालय में प्राचार्य थे? चिंतामणिकर को पूछ रहा है कि ये किस जो है ललित कला में क्या थे? प्राचार्य थे। तो ये जो है कहाँ पे प्राचार्य रहते हैं? तो कलकत्ता कला विद्यालय, कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट। ठीक है, हमने आप लोगों को कला विद्यालय पढ़ाया था तो उसके साथ कुछ ट्रिक भी बताया था, कुछ ट्रिक भी बताया था। तो कलकत्ता कला विद्यालय का जो ट्रिक रहता है, लाख है पता आज मुकुल चिल्लाया कलकत्ता, लाख है पता आज मुकुल चिल्लाया कलकत्ता। तो जो चिल्लाया शब्द था, ठीक ना, चिल्लाया इसी च से बन जाते हैं क्या? चिंतामणि का। लाख है पता आज मुकुल चिल्लाया कलकत्ता, ठीक ना, तो इसमें सबका नाम आ जाता है। लाख से हिलवी हार लाओ, लाख है से हैवे, लाख है पता, प से परसी ब्राउन, लाख है पता आज, अ से अमीन टैगोर, लाख है पता आज मुकुल, मुकुल से मुकुल चंदे, लाख है पता आज मुकुल चिल्लाया, चिल्लाया से चिंतामणि कर, हाँ, ने क्या चिल्लाया? कलकत्ता, लाख है पता आज मुकुल चिल्लाया कलकत्ता, यानी ये सभी कलकत्ता कला विद्यालय के प्राचार्य या उप प्राचार्य रहते हैं। इस तरीके से मैंने सभी जगहों का ट्रिक बताया था। एक बार आप लोग अपने ट्रिक पे भी ध्यान दीजिएगा, उसको भी रिवीजन करने का काम करिएगा, एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा आपको। जैसे अभी मैं खुद के लिए बता रहा हूँ, ये क्लास चल रही है लाइव, हो सकता है ये हमारा वीडियो यूट्यूब पर भी जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे भी यहाँ थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन हुआ था। मुझे लगा मद्रास मैं करने जा रहा था, लेकिन फिर तुरंत मैंने अपने माइंड को वहीं पे रोका, अपनी बॉडी को, और अपने माइंड पे जोर दिया कि कौन सा ट्रिक यहाँ पे बैठता है। तो तुरंत जो है ये वाला ट्रिक मेरे दिमाग में आ गया जब मैंने मतलब याद किया सभी ट्रिकों को। तो इसमें चिल्लाया शब्द आया, इससे मैं 100% श्योर हो गया कि ये कलकत्ता कला विद्यालय के ही प्राचार्य या उप प्राचार्य रहते हैं, प्रधानाचार्य रहते हैं। तो आप लोग भी जितना मैं ट्रिक बताया हूँ, किसी भी शैली का हो, किसी भी जो है कलाकार का हो, किसी भी चित्र का हो, प्रागैतिहासिक से लेकर जो भी मैंने आपको पढ़ाया है हर जगह का, तो एक बार आप अपना ट्रिक एग्जाम से पहले जरूर रटिएगा, जरूर उसको पढ़िएगा। वहां से आपको एग्जाम में जरूर हेल्प मिलेगा। जो भी प्रश्न गलत होने वाले होंगे उसको आप ट्रिक के माध्यम से सही कर ले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ग्रावेल इमेज, द ग्रावेल इमेज तथा स्कल्पचर, द स्कल्पचर स्टिक्स नामक लघु फिल्म किसके द्वारा बनाए गए मूर्ति शिल्पों पर आधारित है? तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाता है वो चिंतामणिकर हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? चिंतामणिकर। द ग्रावेल इमेज तथा द स्कल्पचर स्टिक्स नामक लघु फिल्म किसके द्वारा बनाए गए मूर्ति शिल्पों पर आधारित है? तो चिंतामणिकर के द्वारा जो मूर्ति शिल्प बनाए गए हैं उसी के द्वारा, उसी पर आधारित ये लघु फिल्म
बनी हुई है। 1884 ईस्वी में सर्वप्रथम मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य कौन थे? अब यहाँ पे मद्रास की बात कर रहा है, तो 1884 में कौन थे? ईवी हैबल थे, अर्नेस्ट विनफील्ड हैबल। ये जो है 1884 में प्रथम, नहीं प्रथम नहीं, यानी सर्वप्रथम मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य रहते हैं। कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे, कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे। तो अभी हमने आपको ठीक बताया है, उससे आप बता सकते हैं कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य कौन है। लाख है पता, आज मुकुल चिल्लाया कलकत्ता, तो कौन सा इसमें आ रहा है? ईवी हैगल। मद्रास के बाद ये कलकत्ता के भी प्राचार्य बनते हैं, और इन्हीं के निर्देशन में, इन्हीं के द्वारा कहने पर कि स्वदेश की ओर लौटो, अपने देश की संस्कृति सभ्यता से संबंधित चित्रों को बनाओ, इससे प्रेरित होकर के, प्रेरणा पा करके अमीनाथ टैगोर ने मुगल और राजपूत पहाड़ी का चित्र जो है बनाने का काम किया था। कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में ईवी हैवेल ने अपने विद्यार्थियों को किस शैली के लघु चित्रों की प्रतिलिपि बनाने के लिए प्रोत्साहित किया? तो इन्होंने किसकी? मुगल, जो मैंने अभी आपको बताया, मुगल। अच्छा, एक कथन वाला प्रश्न आ गया है। कथन ये कह रहा है कि ईवी हैवेल ने आधुनिक भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण को एक परिपक्व स्थान दिया। बात तो सही है। फिर कहता है तर्क, ईवी हैवेल एक अंग्रेजी कला समीक्षक थे जिन्होंने भारतीय कला समीक्षा की दिशा बदली। ये भी बात सही है, यानी इसमें दोनों जो है सही होगा। ए और आर दोनों क्या है? सही है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्नेस्ट विनफील्ड हैबल कौन थे? अर्नेस्ट विनफील्ड हैबल कौन थे? तो ये जो है कला इतिहासकार थे। क्या थे? कला इतिहासकार थे। भारतीय कला, भारत के कला विद्यालय में जो है क्या कहते हैं, प्रधान अध्यापक थे। तो इसका आप सिर्फ कला इतिहास लगाइएगा, न कि यूरोप के पुनर्जागरण के कलाकार थे। तो ये यूरोप के तो थे, लेकिन यूरोप के पुनर्जागरण से इनका कोई संबंध नहीं रहता है। ये कला इतिहासकार होते हैं, ये बात ध्यान रखिए। 2021 में ये आया हुआ प्रश्न है। अगला देखिए, विदेशी होने के बावजूद किसने कला शिक्षक के रूप में भारतीय कला को अपनाने के लिए कहा? तो ईबी हैगल ने कहा। ईबी हैगल ने भारतीय कला संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ईबी हैगल। किसने सर्वप्रथम प्राचार्य के रूप में विश्व भारती कला भवन में प्रवेश लिया? ठीक है, इस प्रश्न का जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि दिए गए सभी ऑप्शनों में से नंदलाल बोस जो है कला भवन में अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किए जाते हैं। और यहाँ, और इससे पहले जो है वो कला भवन में शिक्षक के रूप में काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे अध्यक्ष न कह के, शिक्षक न करके प्राचार्य कर दिया है। अगर इसका आप आंसर बताएंगे तो नंदलाल बोस बताएंगे, लेकिन इस प्रश्न को पूछने का जो तरीका है वो ठीक नहीं होने के कारण आयोग ने इसको अपने मूल्यांकन से बाहर रखा है। फिर भी इसका राइट आंसर आप नंदलाल बोस को ध्यान रखेंगे। बंगाल स्कूल को विस्तार देने में किस कलाकार का योगदान नहीं था? ठीक ना, बंगाल स्कूल को विस्तार देने में किस कलाकार का योगदान नहीं था, यानी ऐसे कौन से कलाकार थे तो उन्होंने बंगाल शैली में काम नहीं किया है, उसका प्रचार प्रसार नहीं किया है? तो राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा का संबंध बंगाल कला से, बंगाल शैली से नहीं रहता है। बाकी बीपी राय चौधरी, नंदलाल बोस और शारदा चरण सुशील अवनिंद्र नाथ के शिष्य होते हैं, बंगाल शैली के प्रचार प्रसार करते हैं। बंगाल शैली के कलाकार नहीं है। फिर देखिए पूछ रहा है, तो दिए गए अक्षरों में से सुरेंद्र कर, शैलेंद्र डे, मुकुल डे बंगाल के हैं, जबकि रथिन मिश्रा जो है बंगाल शैली के कलाकार नहीं होते हैं। रथिन मिश्रा जो है आपके ग्रुप 43, ठीक है, ग्रुप 43 यानी कलकत्ता का जो कला समूह है 43, उसके जो है सदस्य होते हैं, न कि बंगाल शैली के कलाकार होते हैं। बंगाल शैली के विकास में किस चित्रकार का योगदान नहीं रहा? कई बार पूछता है कौन सा बंगाल शैली का चित्रकार है, किसका संबंध है। अब यहाँ पे
ट्रेंड बदल रहा है तो नहीं करके पूछ रहा है। तो नंदलाल बोस, शारदा चंद्र उकील, डीपी राय चौधरी, राजा रवि वर्मा। इनमें से राजा रवि वर्मा जो है नहीं रहते हैं, ये तैल चित्रण वाले होते हैं, ये आधुनिक कलाकार होते हैं। बंगाल शैली के कलाकारों का सही समूह कौन सा है? अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, अच्युत कुमार हरदास। यही क्या होगा, इसका सही क्रम होगा। बाकी शिव दयाल, सेवक राम, जामी राय, ये सभी पता है। जामी राय जो है काली घाट के होते हैं, सेवक राम जो है कंपनी शैली के होते हैं, ठीक ना। इसमें भी देखिए सब अलग है, तो सबको न जानिए, बस आप इतना जानिए कि ये अवनींद्रनाथ, नंदलाल बोस, अशोक कुमार हलदार जो है बंगाल शैली के हैं। बाकी में जो है देखिए इसमें राजा रवि वर्मा आ गए, राजा रवि वर्मा आ गए, इसमें सेवक वोक आ गए, तो इसमें ये सब नहीं होगा। कलाकार जो बंगाल स्कूल से संबंधित नहीं है, कौन नहीं है? अवनिंद्र है, छितेंद्र है, अतीत है, गगनेन्द्र नाथ टैगोर बंगाल शैली से भिन्न है। तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर बंगाल शैली के कलाकार नहीं रहते हैं। इनमें से कौन असंबद्ध है? इनमें से कौन असंबद्ध है, ये बात आपको बताना है। तो के एस पनिक्कर, मुकुल देव, अमृता शेरगिल, एन एस बेंद्रे में से कौन जो है अलग है, ये बात बताना है। के ईश्वर, ठीक है। सभी लोग देखिए क्या है, कलाकार है मुकुल चंद डे। मुकुल चंद डे का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, बंगाल शैली में भी जानते हैं। लेकिन बाकी सभी लोग क्या है, चित्रकार है, जबकि मुकुल चंद डे क्या होते हैं, ये एचिंग के लिए जाने जाते हैं, प्रिंट मेकिंग के लिए जाने जाते हैं। भारत में एचिंग कला की शुरुआत करने वाले कलाकार कौन होते हैं? मुकुल चंद डे होते हैं। तो इस हिसाब से है। और बाकी एक और जो है अलग करने का एक जो है तरीका आपको बता रहे हैं कि एक तो पहले कलाकार मूर्तिकार ढूंढ लीजिए, दूसरा उनका माध्यम ढूंढ लीजिए, तीसरा किस शैली से उनका संबंध है। तो मुकुल डे का संबंध जो रहता है वो बंगाल शैली से रहता है, बाकी लोगों का नहीं रहता है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि मुकुल डे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ठीक है, अभी क्लास जो है खत्म नहीं हो रही है, अभी कुछ और प्रश्नों को हम आपके बीच में कराएंगे। तो इसको जो है सेव कर देते हैं, इसके बाद फिर अगला जो है करवा